एग्जाम के लिए प्रॉपर अमेंडेड and with proper amendments, all amendments, I will be discussing this section 16. बहुत सारे अमेंडमेंट होने के कारण इसको हम एक अमेंडमेंट सेक्शन की तरह ही पढ़ेंगे और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन नंबर 16। यस, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो होमवर्क हमको मिलेगा क्वेश्चन बैंक का, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को तो अभी मिला नहीं है। आई विल सेंड पीडीएफ। मैं क्या करूंगा, आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगा पूरी जीएसटी क्वेश्चन बैंक की भी, तो आप उसमें से वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई विल सेंड द पीडीएफ ऑल्सो, ठीक है, वो गूगल ड्राइव पे अटैच कर दूंगा मैं। डन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 16। और सेक्शन 16 के अंदर जो अमेंडमेंट्स है, अब है क्या सेक्शन 16? सेक्शन 16 बात करता है कंडीशंस ऑफ अवेलिंग आईटीसी। एक आईटीसी लेने की क्या क्या शर्तें हैं, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 16 के अंदर। आईटीसी क्लेम करने की क्या क्या शर्तें हैं। और मैं हमेशा एक लाइन यूज करता हूं, आईटीसी क्लेम करना है ना सरकार से, शेर के मुंह से शिकार निकालने जैसा है। क्योंकि समझो, आपको पैसा दे दिया जाए और फिर बाद में जाके आपसे पैसा वापस ले लिया जाए तो आपको बहुत दुख होता है। सेम चीज सरकार के साथ भी है। सरकार को आपने टैक्स के नाम पे पैसा दे दिया और अगला बंदा आके बोलता है कि यार मेरे को इसकी आईटीसी दो, मतलब अल्टीमेटली सरकार को टैक्स वापस करना पड़ रहा है। सरकार से हजम नहीं होता है क्योंकि सीधे सीधे उनका टैक्स कम हो रहा है ना। तो इसीलिए सरकार ने लगा दी है ढेर सारी शर्तें। और अब वो शर्तें क्या क्या है वो हमें समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। स्टार्ट कर रहे हैं हम पहली शर्त से, और ये तो बहुत ही सिंपल है। पर्सन अवेलिंग आईटीसी should be registered। पहली शर्त आई थिंक बहुत ही इजी है। पर्सन अवेलिंग आईटीसी शुड बी रजिस्टर्ड। अब सर ये रजिस्टर्ड तो होना ही चाहिए। उसका कारण है कि जब तक भाई तू रजिस्टर्ड नहीं है, हम तुझे किसी भी चीज का आईटीसी कैसे दे दे। दूसरी बात, तेरे को आईटीसी दे किस लिए रहे, ताकि तेरे पे आगे जाके टैक्स लगने वाला है। अबे तेरे से ज्यादा आगे जाके टैक्स लगने वाला है, तो तू जीएसटी में रजिस्टर नहीं होगा तो आगे जाके टैक्स कैसे भरेगा। तो ऑफ कोर्स आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिए बिना आईटीसी मिलने वाली नहीं है। बहुत ही इजी कंडीशन है, कुछ भी खास नहीं है। दूसरी कंडीशन है काम की, कंडीशन नंबर 2। मुझे लगता है आपके पास जो मॉड्यूल आए हैं उसमें ये अमेंडमेंट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, मुझे एक मिनट देखने दो। एक मॉड्यूल मेरे को देना पड़ेगा आपको, जो कोई भी एक मॉड्यूल दे दो, क्योंकि हम साथ साथ में मॉड्यूल में वो अमेंडमेंट कवर है कि नहीं वो भी देखते जाऊंगा। कि ऐसा तो नहीं है आपको पुराने मॉड्यूल थमा दिए उन्होंने, जैसे नए हैं, दिख तो रहा है नए हैं। दिए दिए हैं, सारे दिए हैं, सारे वो अपडेटेड भी हैं और ऐसा लग तो रहा है डार्क डार्क देखे कि हाँ उन्होंने पूरा दिया है। यस 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 यस। चले, तो मैं टैली करते जाता हूँ और मॉड्यूल में देखते जाता हूँ सारे अमेंडमेंट्स कवर है कि नहीं है, पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब चले। तो सबसे पहले ये पहली शर्त तो बहुत ही ईजी है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी शर्त बहुत ही ईजी है, ये भी मैंने आपको बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ 17 सबसेक्शन 5 में भी, कि बिजनेस पर्पस के लिए ही आपको गुड्स खरीदने चाहिए। अगर आप नॉन बिजनेस यूज कर रहे हो तो हम आपको उसके आईटीसी लेने नहीं देंगे, पहले ही बता दी मैंने, कोई नई बात नहीं है। तीसरी कंडीशन काम की और वो है possession of valid tax paying document। ये लाइन क्या बोलती है कि यार आपने टैक्स भरा, क्या आप प्रूफ है कि आपने टैक्स भरा। आज मुझे बताओ, मैं
फॉर एग्जाम्पल आईपैड खरीद के लेके आया, चलो मैंने एक्चुअली वो नया आईपैड खरीद ही लिया है, तो मैं मतलब ये लो, मैं आईपैड खरीद के लेके आया, ठीक है पार्टी। अब ये एक मिनट, अच्छा आपको लगता है, आप सुनो, इस आईपैड का मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक मिनट शांति, तुमको लगता है कि पैसे भी आईपैड के मैं दूं, है ना, उसके बाद उसकी पार्टी, बेवकूफ हो गया मैं, ठीक है चले, मिलेगी ना जीएसटी की पार्टी, मैंने बोला है अपन करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है चले। अब मैंने बोला कि साहब ये आईपैड मैंने खरीदा, इस आईपैड के ऊपर मैं बोल रहा हूं मैंने 20,000 रुपए का टैक्स भरा, सरकार बोलती क्या प्रूफ तूने भरा, क्या पता तू बिना बिल के लेके आ गया हो, क्या पता तूने जीएसटी भरा ही नहीं हो, तो तेने टैक्स भरा है, इसके लिए तेरे पास क्या होना चाहिए, बिल, कितना भरा है हमको क्या पता सर, वो तो ये तो आता होगा, नहीं बिल के बिना हम कैसे मान ले तूने टैक्स भरा भी या नहीं भरा, तो ऑफ कोर्स दे विल नॉट अलाउ यू एनी आईटीसी विदाउट इनवॉइस। क्या चाहिए उनको, बिल मांगेंगे भैया आपका, पहले ही बता दो बिल के बिना आपको आईटीसी मिलने वाली नहीं है। तो अब ये क्या क्या हो सकते हैं वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, सबसे पहले इट माइट बी एनी इनवॉइस और रिवाइज्ड इनवॉइस, थोड़ा रिवीजन करके देते हैं, पर हाँ अल्टीमेटली बिल ही है। एक होता है सेल्फ इनवॉइस, ये क्या होता है, जनरेट होता है अंडर आरसीएम। अब ये क्या है कॉन्सेप्ट है सर, ये सेल्फ इनवॉइस का क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे को बताओ। जनरली बिल कौन बनाता है, बेचने वाला, और बिल कौन लेता है उससे, खरीदने वाला। पर भैया अगर मान लो लॉयर से मैंने सर्विस ली और लॉयर का तो जीएसटी नंबर ही नहीं है, क्योंकि लॉयर तो कोई टैक्स पे नहीं करता है ना, लॉयर क्या तो एग्जम्प्ट होता है या आरसीएम में आता है, तो लॉयर खुद ने तो जीएसटी नंबर लिया ही नहीं। अब मैंने लॉयर को फीस भरी और मैं सरकार को उस लॉयर की फीस का टैक्स भर रहा हूं, और उसी लीगल फीस का टैक्स का मुझे क्या चाहिए, सरकार बोलती बिल निकाल वकील का, मैं बोलूंगा सर वकील ने तो बिल दिया ही नहीं, क्योंकि वकील तो जीएसटी में रजिस्टर्ड। अब आप कैसे आप ही के भरे हुए टैक्स की आईटीसी लोगे, आप अपनी ही बिल बुक में अपने ही नाम से बिल फाड़ोगे, मतलब भी सेलर भी आप ही माने जाओगे और बायर भी आप ही माने जाओगे, तभी तो आप आईटीसी ले पाओगे। क्योंकि देखो रीजन है ना आरसीएम, भाई जो टैक्स उसको भरना चाहिए था वो टैक्स, तो बिल वो काटेगा कि मैं काटूंगा, पहले मैं बोलूंगा मैंने टैक्स भरा, वो बिल मैंने काटा, और वही बिल मेरे पास रख के दिखा दिया, देखो मैंने टैक्स भरा है, मुझे इसकी क्या चाहिए, इसको बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। खुद के ही बिल बुक में खुद के ही नाम का खुद का ही बिल फाड़ के खुद की फाइल में लगा दो, क्या होगा, बिल फाड़ा मतलब टैक्स देना है, और फिर वो बिल परचेज फाइल में लगा दिया मतलब उसके आईटीसी लेनी है। मतलब सेल बिल आप फाड़ोगे किसके नाम पे, अपने ही नाम पे, और उस बिल को कहां लगा दोगे, परचेज फाइल में। अब अगर ऑडिट भी होगा तो ऑडिट में देखा जाएगा कि चल लीगल सर्विसेज पे टैक्स भरा कि नहीं भरा, तो आपका इनवॉइस दिखाएगा कि हाँ भरा है, और उसके बेस पे आपने उसकी क्या क्लेम करी है, आईटीसी क्लेम करी है। मतलब अपने सेल बिल में, आप अपने ही सेल बुक में आपको कुछ ऐसे बिल मिलेंगे जो आपने अपने नाम पे ही फाड़े हुए होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अपनी ही सेल्स बुक में यू विल गेट सम इनवॉइसेस विच यू विल बी जनरेटेड इन योर ओन नेम। आ रही बात समझ में? और इसीलिए हमने एग्रीगेट टर्नओवर में से इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम को माइनस करवाया था, क्योंकि जब आप सेल्स बुक का टोटल कर रहे होंगे तो उसमें वो बिल भी निकल के आ रहे होंगे जो आपका सेल नहीं है, आपका परचेज है। पर कहाँ बिल काहे के काटे हुए, सेल के। आपने 10 बिल काटे, 10 में से 2 बिल आपने आरसीएम की परचेज के काटे, तो आप 10 बिल का टोटल लगा के टर्नओवर नहीं बोल सकते, क्योंकि उस 10 बिल के टर्नओवर में से 2 बिल का टर्नओवर एक्चुअली आपका टर्नओवर, वो तो इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम। इसीलिए अपन एग्रीगेट टर्नओवर में से अपन इनवर्ट सप्लाई अंडर आरसीएम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं।
क्योंकि सर बच्चे बोल रहे थे सर जब टर्नओवर बोला है तो इसको जोड़ा ही नहीं होगा तो माइनस क्यों कर रहे हैं? जोड़ा होगा, क्योंकि जब आपने सेल बिल का टोटल लगाया होगा तो उसमें इस परचेज के बिल भी आपके जुड़े होंगे जो आपने ही काटे, किसी और ने नहीं काटे होंगे, तो वो बिल आपको हटाने पड़ेंगे क्योंकि वो आपकी सेल नहीं है। तो अगर नाटा एकेडमी फॉर एग्जांपल किसी लॉयर से सर्विस लेती तो नाटा एकेडमी अपने ही नाम से इनवॉइस जनरेट करके अपनी परचेज फाइल में लगाएगी। तो एक बिल लगा होगा सेल फाइल में और एक बिल लगा होगा परचेज फाइल में। बायर की कॉपी लगी होगी परचेज फाइल में और सेलर की कॉपी लगी होगी सेल फाइल में, पर सेल फाइल का टोटल आपका टर्नओवर नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें जो आपका लीगल सर्विस का बिल है वो आपका थोड़ी है, वो आपका सेल है क्या, वो आपकी क्या है, परचेज है, तो आपको टर्नओवर में से हटाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। खुद के नाम पे बिल बनाए जा सकते हैं जब आपको बायर बिल न दे। और बायर बिल क्यों ना दे? क्योंकि सरकार ने टैक्स लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं डाल रखी, सरकार ने टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर डाल रखी है, तो फिर आपको ही अपने नाम का बिल जनरेट करके देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्या? सेल्फ इनवॉइसेस। ये मैं बोल रहा हूं, इसको अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो बोलते हैं इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। इनवॉइस किसने इशू की है? रिसीवर ने। कहा इशू किया? अंडर आरसीएम, मतलब खुद ने ही खुद के ही लिए बिल बना लिया। वो इनवॉइस इशूड बाय रिसिपिएंट अंडर आरसीएम। इनवॉइस इशूड बाय सेल्फ इनवॉइस क्या हुआ? मैं कौन हूं? रिसीवर। मैं अपने ही नाम पे बिल बना रहा हूं अंडर आरसीएम, तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इनवॉइसिंग। तो वो आईटी बिल है तो उसके बेस पे भी आप उसकी आईटीसी ले सकते हो, मतलब आरसीएम में पे किए गए टैक्स की भी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर आप आरसीएम में कोई भी टैक्स पे करते हो तो उसकी आप क्या क्लेम कर सकते हो? आईटीसी। क्या चाहिए आपको उसके लिए? सेल्फ इनवॉइसिंग। सामने वाले ने बिल दिया है, बहुत ही बढ़िया, खुद का बिल बनाने की जरूरत नहीं है। सामने वाले ने बिल नहीं दिया है तो खुद का बिल बनाना पड़ेगा आरसीएम के अंदर। बहुत बढ़िया। आगे तीसरा, और क्या चीज है जो आपके वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट का काम करती है? इसको बोलते हैं डेबिट नोट। याद करो मैंने आपको लिखवाया था, दो होता है, एक होता है क्रेडिट नोट और एक होता है डेबिट नोट। अगर आप बायर कस्टमर को कम करना चाहते हो प्राइस तो क्या करते हो? क्रेडिट नोट। और बायर की प्राइस बढ़ाना चाहते हो तो क्या इश्यू करते हो? डेबिट नोट। अब मान लो मैंने सामने वाले को डेबिट नोट इश्यू किया, 1 लाख का बिल था, मैंने सामने वाले को 10,000 का डेबिट नोट इशू किया, खुशी को मैंने 10,000 का डेबिट नोट इशू किया। अब बताओ मुझे टैक्स सरकार को कितने पे देना पड़ेगा? 1 लाख पे कि 1,10,000 पे? तो खुशी आईटीसी 1 लाख पे लिखेगी, 1,10 पे, तो खुशी के पास बिल तो 1 लाख का ही है। 10,000 का क्या आ गया उसके पास? वो उसको भी बिल के साथ अटैच करके लगा देगी। 1 लाख का बिल, 10,000 का डेबिट नोट, टोटल परचेज 1,10, 1,10 के ऊपर जो जीएसटी बनता है उसका आईटीसी खुशी क्लेम कर लेगी। तो जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो इनवॉइस के साथ ही उस पे आया गया डेबिट नोट भी उसी के साथ स्टेपल करके लगा दिया जाता है। तो दोनों ही बिल माने जाते हैं और दोनों के टोटल को ही परचेज माना जाता है और दोनों पे ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो आप। खुशी ने 1,10 मुझे दी है, मैंने टैक्स 1,10 पे किया तो खुशी की आईटीसी भी 1,10 पे होनी चाहिए, पर ओरिजिनल बिल तो 1 लाख का ही था। 10,000 का आईटीसी किसके बेस पे क्लेम करेगी? डेबिट नोट के बेस पे। तो कभी आप ऑडिटिंग करो और आपको वाउचिंग के अंदर इन परचेज मिले तो उसमें आप देखना कि आपको डेबिट नोट भी होंगे। कई बार होता है बिल कम के होते हैं और बाद में बिल मॉडिफाई होते हैं, तो उतने का फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? उसका डेबिट नोट। तो अकाउंटेंट को बोल देना कि सारे बिल के साथ डेबिट नोट लगा दो। ऐसा नहीं डेबिट नोट अलग फाइल में चल रहा है, बिल अलग फाइल में चल रहा है, जोड़ोगे कैसे? तो एक ही साथ क्या होता है, एक साइड बिल और उसके साथ स्टेपल कर दिया जाता है उसका डेबिट नोट। ठीक है। चौथा ये है इंपोर्ट पे आईटीसी क्लेम करना हो तो। आज अगर मान लो मैंने कस्टम के अंदर इंपोर्ट से माल क्लियर करवाया तो टैक्स किसने भरा होगा? पहले बताओ। मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, टैक्स किसने भरा होगा? मैं नहीं। और इसकी आईटीसी भी कौन क्लेम करेगा? मैं ही। तो ऑफकोर्स यहाँ पे तो इनवॉइस काम ही नहीं करेगा ना। नहीं समझे आप? मैंने चाइना से माल इंपोर्ट किया और पोर्ट पे मेरे से आईजीएसटी ले लिया गया। कस्टम के अंदर भी आईजीएसटी लिया जाता है। पोर्ट पे मैं अडानी पोर्ट पे जाके आईजीएसटी पे करके आ गया। अब वो माल मैं यहाँ पे यूज करूंगा बिजनेस में और उसको आगे बना के बेचूंगा, तो बताओ मेरे को उस आईजीएसटी का रिबेट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पर मेरे पास तो बिल तो बाहर वाले का है, टैक्स उसने भरा कि मैंने भरा? चाइना से। चाइना से। चाइना से कहां से? चाइना से मैं माल इंपोर्ट करके लेके आया। माल इंपोर्ट करके लेके आया तो मेरे को पोर्ट पे रोक दिया गया कि टैक्स भरो। टैक्स वो चाइना चिंग चोंग चोंग भरेगा कि मैं भरूंगा? मैंने वो टैक्स पोर्ट पे भर दिया और वो माल मैं इंडिया में लेके आ गया और अब मैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और इस पे आगे टैक्स लग रहा है। मुझे बताओ जो रॉ मटेरियल मैंने चाइना से इंपोर्ट किया था इस पे मैंने कस्टम ड्यूटी के अंदर आईजीएसटी भरा, उस आईजीएसटी की मुझे रिबेट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये रिबेट कौन मांगेगा? मैं। और
टैक्स किसने भरा? मैंने। तो क्या वो चाइना के चिंग चोंग चोंग के बिल पे बन जाएगा क्या? उसने बिल में जीएसटी अपना यहाँ का इंडिया का जीएसटी जोड़ा होगा क्या? तो फिर अपने को क्या लगेगा? अपने को लगेगा उस कस्टम ड्यूटी पेमेंट की रसीद। नहीं ना, शेड्यूल 3 में पढ़ा था कि पोर्ट पे पड़े पड़े माल बिक जाए तो सप्लाई नहीं होता है। मैंने ये थोड़ी बोला कि कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, आपने पोर्ट से माल क्लियर कराया, कस्टम के अंदर भी एक आईजीएसटी लगता है, उस आईजीएसटी की रिबेट मिलती है। तो उस आईजीएसटी की रिबेट लेने के लिए आपको चाहिए एक कागज। वो कागज उस चाइनीज कंपनी का बिल नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स तो आपने इंडिया के पोर्ट पे आपने भरा है। तो क्या कागज है? उस कागज को बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये नाम आपने आज के पहले कभी नहीं सुना? कस्टम माल क्लियर कराने के लिए जो टैक्स जमा कराया जाता है उस फॉर्म का नाम है बिल ऑफ एंट्री। ये फाइनल में तो पूरा चैप्टर है अपने आप में बिल ऑफ एंट्री के ऊपर। कोई भी कस्टम गुड्स को क्लियर करवाने के लिए एक डॉक्यूमेंट फाइल होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ एंट्री। तो डिपार्टमेंट आपको टैक्स जमा कराता है इस बिल ऑफ एंट्री से, और ये टैक्स पेमेंट की रसीद है, आपकी सबूत है कि आपने इस इंपोर्ट के ऊपर टैक्स भरा है। उस सबूत को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री। एक और कॉन्सेप्ट है, आप ये लिखिएगा, डॉक्यूमेंट इशूड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक्चुअली आईएसडी का कॉन्सेप्ट तो फाइनल में आता है। अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में नीचे नीचे लिखा हुआ है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विल बी डिस्कस्ड इन इनपुट। अरे रुक जाओ भाई, बोलने तो दो मेरे को पूरी बात। सर 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 रुक जाओ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विल बी डिस्कस्ड इन फाइनल। तो एग्जैक्टली आईएसडी क्या होता है वो तो कहाँ डिस्कस करेंगे अपन? फाइनल में। पर मैं एक बहुत बेसिक बताता हूँ आईएसडी होता क्या है। आईएसडी है, हेड ऑफिस अपने ब्रांच को बिल बना के दे रहा है, तो हेड ऑफिस कहलाएगा आईएसडी। और अगर मान लो हेड ऑफिस ने कोई कॉमन चीज ली और सभी ब्रांचों में बांट दी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, उन्होंने एक बड़ी सॉफ्टवेयर की परचेजिंग करी, कोई करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर बनवाया किसी आईटी कंपनी से, और 10, 50, 100 ब्रांचेस में वो सॉफ्टवेयर बांट दिया, ये मेरी सारी ब्रांचेस ये सॉफ्टवेयर यूज करेगी। तो ऑफकोर्स इसको यूज कौन कर रहा है? ब्रांच। तो अल्टीमेटली आईटीसी भी किसको मिलनी चाहिए? ब्रांच की। लेके कौन बैठा हुआ है? हेड ऑफिस, क्योंकि एक साथ प्रोक्यूर किया। तो पहले बिलिंग किसके नाम पे हुई होगी? हेड ऑफिस के। अब हेड ऑफिस आगे बिलिंग किसके नाम पे करेगा? ब्रांचेस के नाम पे, और अपनी सारी सर्विसेज आगे बांटेगा। तो आईटीसी भी पास ऑन हो जाएगी। दिल्ली में आईटीसी पड़ा नहीं रहेगा, दिल्ली का आईटीसी कहाँ चला जाएगा? हर ब्रांच को थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा इन दी प्रपोर्शन ऑफ यूजेज, कि कितना सॉफ्टवेयर कहाँ यूज हो रहा है, पर उस रेशियो में सारा हेड ऑफिस का आईटीसी किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? ब्रांचेस को। तो इसके लिए उस हेड ऑफिस को बनना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर। किसका डिस्ट्रीब्यूटर? इनपुट सर्विस का, और इसलिए उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो अल्टीमेटली अगर आपने ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कोई भी सर्विस देता है तो क्या करता है? अपना अकाउंट डेबिट करता है और ब्रांच को क्रेडिट करता है, कि ब्रांच को डेबिट करता है अपने को क्रेडिट करता है पहले? तो वो क्या हो गई? एक तरह से हेड ऑफिस ने ब्रांच को सर्विस दी, तो उसका बिल देना पड़ेगा ना। वो बिल जो है वो बिल आईएसडी जनरेट करता है, और उसके पीछे ब्रांच अपनी आईटीसी ले सकती है। तो हेड ऑफिस के बिल पे ब्रांच को आईटीसी मिल जाती है, उसको बोलते हैं आईएसडी। इससे ज्यादा मैं अंदर नहीं घुसना चाहता, बिकॉज मॉड्यूल में लाइन लिखी है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर विल बी डेल्ट विद एट द फाइनल लेवल। तो इससे आगे हम नहीं घुसेंगे, उसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे? फाइनल लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एक और आईएसडी का हेड ऑफिस का बिल होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इतना सा लिख सकता हूँ कि कौन सा बिल होता है? हेड ऑफिस बिल। उसके वजह से ब्रांच अपनी आईटीसी ले सकती है। तो ओवरऑल वी हैव 5 डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई एक भी होगा तो हम आपको टैक्स की आईटीसी लेने देंगे। पर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, इनवॉइस मिसिंग, अगर बिल ही गायब हो गया, फोटो कॉपी भी नहीं है, बिल भी नहीं है, ऑनलाइन कॉपी भी नहीं है, ऑफलाइन कॉपी, बिल ही नहीं है, तो आप उसके आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सर बैंक से पैसा गया है, गया होगा, सामान पड़ा है, हुआ होगा, हम आपको बिल के बिना या किसी इन डॉक्यूमेंट के बिना आईटीसी लेने नहीं देंगे। तो इनवॉइस मिसिंग आ जाए तो उसके आईटीसी हटा देना। और एक और चीज है, वैलिड बिल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? वैलिड बिल होना चाहिए। इसका मतलब एक चीज है, बिल में एटलीस्ट 5 चीजें तो लिखी हुई होनी चाहिए प्रॉपर। वो 5 चीजें क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो टैक्स प्रॉपर लिखा होना चाहिए बिल में, क्योंकि जिस चीज की आईटीसी ले रहे हो वही बराबर नहीं लिखा है तो कैसे चलेगा। दूसरा, क्या सामान है वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए। हेलो, डिस्क्रिप्शन चाहिए, क्योंकि क्या पता हो 17(5) में ब्लॉक दो। आपने खाने का बिल बनवा लिया और ऊपर लिखवाया नहीं उससे कि फूड आइटम है, और आप उसके आईटीसी लेके बैठे हुए, कौन देख रहा है कि क्या था। भाई बिल में लिखा होना चाहिए खाने का सामान है, कि केटरिंग सर्विस दे रहा है, कि ब्यूटी ट्रीटमेंट का सामान है, कि ऑफिस का सामान है, कि कंस्ट्रक्शन का सामान है। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ बराबर होना चाहिए बिल के अंदर। तो क्या क्या बिल में लिखा होना चाहिए? पहला टैक्स, दूसरा सामान की डिटेल प्रॉपर चाहिए, तीसरा सामान की वैल्यू प्रॉपर चाहिए, कितने का है, प्राइस के बिना टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो अपने को एक और क्या चाहिए? प्रॉपर वैल्यू। चौथा, सामने वाले का जीएसटी नंबर बराबर लिखा होना चाहिए। इसके बिना पता कैसे पड़ेगा कि वो बिल वैलिड भी है या नहीं है। और प्लेस ऑफ सप्लाई बराबर होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है कि आपने सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में सही, क्योंकि आईटीसी किसका लेंगे? आईजीएसटी का लेना है तो आईजीएसटी में जाएगा, सीजीएसटी का लेना है तो 5 चीजें एक बिल में प्रॉपर चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो इनवॉइस खारिज कर दिया जाता है। 5 बता रहा हूं मैं क्या क्या, लिखो फटाफट 5 चीजें क्या क्या है। एक प्रॉपर वैलिड इनवॉइस के लिए कितनी चीजें चाहिए? 5, एटलीस्ट 5। ऐसे तो 15-20 होती है, पर एटलीस्ट 5 तो सही एक्यूरेट होनी चाहिए। एटलीस्ट दीज 5। क्या है एटलीस्ट 5? पहला लिखिए आप, टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स। दूसरा, वैल्यू ऑफ गुड्स। डिस्क्रिप्शन भी तीसरा ले लेते हैं अपन। पहला अमाउंट ऑफ टैक्स, दूसरा है वैल्यू ऑफ गुड्स, तीसरा है डिस्क्रिप्शन, चौथा है सप्लायर्स जीएसटीआईएन। सप्लायर्स जीएसटीआईएन। पहला है टैक्स अमाउंट, दूसरा है वैल्यू ऑफ गुड्स, तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चौथा है सप्लायर्स जीएसटीआईएन, और पांचवा है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। जी, जीएसटी चालान की कोई कॉपी आपको नहीं भेजी जाएगी। टैक्स मान लो सामने वाले ने भरा, सप्लायर ने, तो वो आपको चालान नहीं देगा, आपको सिर्फ वो बिल देगा। चालान वो एक बिल का अलग अलग थोड़ी भरता है, चालान तो पूरे महीने का भरता है वो। तो आपको क्या देगा वो? उसने 100 लोगों को बिल दिए होंगे, सबका चालान एक साथ भरेगा। तो आपको कभी भी जीएसटी का टैक्स पेमेंट का चालान बायर को नहीं मिलेगा। बायर को सिर्फ क्या मिलेगा? बिल। बिल होना चाहिए वैलिड। ठीक है, 5 चीजें वापस बता रहा हूं। अमाउंट ऑफ टैक्स, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड सप्लायर जीएसटीआईएन। 5 चीजें मिनिमम चाहिए। एक और है, ये पता है मॉड्यूल में नहीं लिखी, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बताता हूं क्या। सुनना, 1 मिनट सुनना पहले। क्लॉज क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन वेरी केयरफुली, सुनना। एक अलग रूल है जो ये बोलता है कि एक आदमी जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, कितना? अलग रूल है, पढ़ेंगे अपन, उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ता है। ई इनवॉइस मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस चाहिए, बोला है। 1 मिनट, 5 CR से ज्यादा वालों को एक क्लॉज डाला हुआ, आगे जाके हम पढ़ेंगे ई इनवॉइस का। ठीक है साहब, बनाना है। इस आदमी ने फिजिकल बिल दिया लेकिन ई इनवॉइस नहीं बनाया, अगले बंदे को आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब सप्लायर ने अगर ई इनवॉइस नहीं बनाया तो बायर को आईटीसी ये मान के नहीं मिलेगी कि उसका इनवॉइस ही वैलिड नहीं है। मतलब जहाँ पे ई इनवॉइस मैंडेटरी है वहाँ पे ई इनवॉइस जनरेट हो जाने, अगर ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया और आपको सिर्फ फिजिकल बिल दे दिया तो इस केस में आपकी आईटीसी रोक दी जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने आपको वैलिड बिल, सरकार बोलती है हम एक इनवॉइस को वैलिड तभी मानेंगे जब उसका ई इनवॉइस जनरेट हुआ हो। बहुत जगह होता है, कंपलसरी होता है, अपन पढ़ेंगे वो ई इनवॉइसिंग वाला चैप्टर अभी थोड़ी पढ़ा है अपन ने। इतना ध्यान रखना कि कुछ लोगों पे ई इनवॉइसिंग कंपलसरी होता है, और अगर उन्होंने ई इनवॉइसिंग नहीं जनरेट करके दी तो आपको जो इनवॉइस मिला वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड नहीं हुआ तो आपकी आईटीसी चली जाएगी। उसको तो देखो, उसको उसकी तो रिबेट का प्रॉब्लम नहीं, आपको रिबेट नहीं मिलेगी, तो अब बाहर जाएगा सेलर के पास कि तेरी रिबेट मेरे को नहीं मिल रही, चुपचाप इनवॉइस जनरेट कर। तो इसलिए फिर उसको इनवॉइस जनरेट करना पड़े। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पता है ये जो सेक्शन 16 है ना, भयंकर कंट्रोवर्शियल है। पता है क्यों कंट्रोवर्शियल है?
क्योंकि इसमें ना सरकार ने बताया क्या क्या, मैं बताता हूं। ये बेचने वाला, ये खरीदने वाला, पलक खरीदने वाली, सलोनी बेचने वाले। एक मिनट के लिए एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं। सेक्शन 16 में क्या हुआ, सलोनी ने मुझे टैक्स दिया, मेरे को मजा आ गया, टैक्स आ गया, टैक्स आ गया, टैक्स आ गया। पलक मेरे से मांगने आ गई वही टैक्स, जो टैक्स तुमको मिला है वो मुझे। मैंने बोला अरे यार नहीं यार, नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैं क्यों दूं, मेरा टैक्स है, मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा, मैं टैक्स नहीं दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, अब मैं इन दोनों को लड़ा दूंगा। किनको लड़ा दूंगा, इन दोनों को। इतनी सारी कंडीशन लगा दूंगा कि अगर सलोनी ने वो कंडीशन पूरी नहीं करी तो पलक को टैक्स की रिबेट नहीं मिलेगी। गलती किसकी हो, पर रिबेट किसको नहीं दूंगा, पलक को। सरकार ने ये काम किया है सेक्शन 16 में। बायर सेलर को इतना भिड़ाया है कि अगर सेलर ने कोई गड़बड़ करी, सरकार बोलती मेरे को तो टैक्स मिल गया, तुम दोनों देख लो, जब तक सारी चीजें पूरी नहीं होगी मेरे पास आना ही मत। पहले ही बता रहा हूं, मैं तुमको टैक्स देने वाला तभी दूंगा तब सलोनी सारी शर्तें पूरे। मतलब अब पलक को यह देखना पड़ेगा कि सलोनी सारे कंप्लायंस कर रही कि नहीं कर रही, क्योंकि सलोनी ने कोई कंप्लायंस नहीं किया तो किसका नुकसान हो जाएगा, पलक का। मतलब यहां पे डिवाइड एंड रूल चल रहा है। बायर सेलर झगड़ लो, जब तक सारी चीजें कंप्लाई नहीं होती दोनों साइड से, मैं तुमको आईटीसी देने वाला नहीं हूं। ये सेक्शन 16 में सरकार की स्ट्रेटजी रही है, और इस कारण पिछले 5 साल तक खूब व्यापारी परेशान हुए। क्यों, अभी आएगी लिस्ट ऑफ कंडीशन, आपको समझ में आएगा ये कैसे फॉलो करवाएगा बेचारा, पर करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सरकार डिवाइड एंड रूल है, तुम्हारा देख लो, जब तक तुम्हारा पूरा सेटल नहीं हो जाता एक एक चीज है, मेरे पास आईटीसी लेने मत आना। इतने सारे कंप्लायंस डाल दिए, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसमें बाद में जाके इतने सारे अमेंडमेंट भी आए। पर अल्टीमेटली आज भी विन विन सिचुएशन में सिर्फ गवर्नमेंट है, नुकसान हो रहा है तो किनका हो रहा है, सिर्फ व्यापारियों का। अब सलोनी ने इनवॉइस नहीं बनाया, पलक को आईटीसी नहीं देंगे हम, क्योंकि सलोनी ने जो बिल जनरेट किया है पलक को, वो वैलिड टैक्स इनवॉइस नहीं है। अब पलक मतलब ये भी चेक करे कि उसने ई इनवॉइस बनाया कि नहीं बनाया, ये भी पलक को चेक करना पड़ेगा सलोनी से सामान खरीदते समय कि ई इनवॉइस नंबर प्रॉपर है कि नहीं है, और पोर्टल पे भी जाके चेक करना पड़ेगा कि सलोनी ने प्रॉपर इनवॉइसिंग पलक को दी है या नहीं दी है। इतना तक का कंप्लायंस पलक को इंश्योर करना है अगर उसको आईटीसी लेनी है तो ये लाइन आप लिख लो कि इफ ई इनवॉइस इज मैंडेटरी, if e invoice is mandatory, if e invoice is mandatory, if e invoice is mandatory but not generated, if e invoice is mandatory but not generated, then that physical invoice will be considered invalid. If e-invoice is mandatory but not generated, then that physical invoice will be considered invalid and ITC will not be allowed. And ITC will not be allowed. बताओ ये क्लॉज सबको समझ में आ गया है जी? नहीं, फिजिकल बिल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ई इनवॉइस वो बना रहा है ना, तो उसका ई इनवॉइस नंबर फिजिकल बिल पे लिखना पड़ता है। मतलब मैंने जो ई इनवॉइस बनाया उस ई इनवॉइस के नंबर को मेरे को फिजिकल बिल पे लिखा होना चाहिए, IRN नंबर बोलते हैं। हाँ, मैं नहीं, बायर नहीं कर सकता, सेलर को ही जनरेट करना पड़ेगा। तो कर दे, हम वैलिड मान लेंगे। कर तो सही, हमको बता तो सही, बिल छुपा क्यों रहा है, बता ना। बताएगा नहीं तो हम कैसे मानने की वैलिड है? तो आपको ई इनवॉइस का नंबर जो होता है ना वो फिजिकल बिल पे लिखना पड़ता है, और नहीं लिखो और एक QR भी डालना पड़ता है। QR आजकल बड़ी कंपनीज के बिल में आपको हमेशा QR मिलेगा। किसी बड़ी कंपनी का आप बिल देखना, यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज ए QR कोड। वो QR कोड स्कैन करोगे तो उसका ई इनवॉइस भी निकल जाता है पूरा का पूरा। वो पूरा का पूरा जो है वो GST का कंप्लायंस में आता है। ठीक है जी, पीछे बड़ा सा पेपर आता है, वो तो ई-वे बिल आता है, वो अलग है, ई-वे बिल अलग है, अभी ई-वे बिल अलग आएगा अभी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 3। आते हैं कंडीशन नंबर 4 पे।
अभी तो कंडीशनों की लिस्ट है बड़ी, कितना सारा कंप्लायंस करना है अभी तो। आइए कंडीशन नंबर 4। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी रिसीव्ड। मतलब सिर्फ बिल आने से काम नहीं चलेगा, सामान भी आपकी प्रेमाइसेस में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम आपको बिजनेस यूज का आईटीसी दे रहे हैं। बिल आपने अपने नाम से बनवा लिया और सामान कहीं और पहुंचवा दिया, तो हम आपको आईटीसी कैसे दे दें? तो जब हम करते हैं और वाउचिंग और ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग में जब परचेज की वाउचिंग होती है तो ट्रांसपोर्टर की रसीद से ये भी देखा जाता है कि गेट पास बराबर बना कि नहीं बना, और फैक्ट्री में माल अंदर आया कि। आसिम सर ने बताया होगा वाउचिंग में गेट पास भी चेक होता है ना? तो गेट पास जीएसटी वाले भी चेक करेंगे आपका, क्योंकि अगर आपका गेट पास ही नहीं बना है मतलब वो माल कभी फिजिकली आपकी फैक्ट्री में। अरे जीएसटी वाले और क्या करते हैं, आप मानोगे नहीं क्या करते हैं, मैं बताता हूं। आपका माल फैक्ट्री में आया कि नहीं आया, गेट पास तो आप फर्जी बना दोगे। वो लोग पता है क्या करते हैं, एक केस में उन्होंने क्या लेवल पे पहुंच गए, आपकी फैक्ट्री के यहां आने का एक ही रास्ता है और आपने बॉम्बे से माल बुलवाया है। वो लोग पहुंच गए उस टोल पे और उन्होंने इस टोल के डेटा से निकलवा लिया कि इस ट्रक नंबर की गाड़ी तो कभी इस टोल से इधर। मतलब जीएसटी वाले आपकी फैक्ट्री पे नहीं, आपकी फैक्ट्री पे तो सारे कागज आपके हाथ में ना। वो आपके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर टोल है, वो टोल से ही गाड़ी निकल के आ सकती है आपके यहाँ पे। तो उन्होंने टोल के डेटा निकलवा लिए, क्योंकि अब तो फास्ट टैग होता है, और उन्होंने टोल के डेटा से निकलवा लिया, सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया, कहीं उनको ये ही नहीं रिकॉर्ड मिला कि इस ट्रक नंबर की कोई गाड़ी कभी फैक्ट्री में। लो, मान लिया इनवैलिड इनवॉइस, सारी जीएसटी की आईटीसी रिवर्स करवा दी, ये मान के कि आपने कभी माल रिसीव किया ही नहीं है। लो, डिपार्टमेंट इस लेवल तक जा सकता है जब उनको चोरी पकड़नी होती है। तो क्या टोल टैक्स की गाड़ी निकाली तो खाली गाड़ी बुलवाई। अब वो तो यार अब एक एविडेंस है, और एविडेंस देखेंगे, स्टॉक मैच करेंगे, गेट पास देखेंगे, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं ना। एक एविडेंस ये भी है कि यार आपने अब टोल टैक्स से खाली गाड़ी निकलवा दी। अब कोई आदमी खाली गाड़ी निकलवाएगा टोल टैक्स से तो इतना भाड़ा लग जाएगा उसको, और भाड़ा इतना टैक्स बचाने के लिए इतना भाड़ा कौन बियर करेगा, वो भी तो बात है ना। ठीक है, ओके। और हाँ, एक और मजेदार बात, आपके स्टेट हाईवे को छोड़ दो, नेशनल हाईवे पे तो टोल जहाँ भी लगे रहते हैं वहाँ वेट मशीन लगी रहती है। लो, आप बोल रहे हो खाली गाड़ी निकाल दो, उसमें रसीद जब बनती ना तो गाड़ी का वेट भी आता है, टोल रसीद पे वेट लिखा आता है गाड़ी का। अब मुझे बताओ, वेट 0 आ रहा है या खाली गाड़ी का वेट आ रहा है, अंदर लोड का वेट ही नहीं है। फिर अब आप बोलोगे नहीं सर कुछ और बुलवा लेंगे, तो फिर सामान ही बुलवा लो है ना। चले, तो मुद्दा आता है गुड्स और सर्विस रिसीव होने चाहिए, लेकिन 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 अब सवाल ये आता है, सुनना, सवाल क्या होता है, सुनना सर, अगर गुड्स इन इंस्टॉलमेंट्स आ रहे हैं तो क्या होगा, या इन लॉट्स आ रहे हैं। मतलब हुआ क्या, कंपनी को आपने ऑर्डर दिया, मुझे 10,000 क्वांटिटी चाहिए, कंपनी ने बोला सर मैं बना के दूंगा, बोले ठीक है। अब कंपनी का थोड़े दिन बाद कस्टमर का फोन आया कि माल दो, मैंने कहा सर अभी तो 2,000 ही बनी, एक काम करो 2,000 अभी दो, 5 टुकड़ों में 2,000 करके माल दो, पर माल जल्दी दो। तो बनेगा माल 10,000, लेकिन मैं एक साथ बिल भी कितने का काटूंगा, मैं 10 का, पेमेंट भी कितने का दे रहा है वो 10 का, लेकिन मैं उसको माल डिस्पैच टुकड़े टुकड़े में कर रहा हूँ, क्योंकि बनते जा रहा है, बेचते जा रहा हूँ, बनते जा रहा है, क्योंकि उसका भी तो स्टॉक लेवल मैच करना है उसको। तो जैसे ऐसा माल बनता जा रहा है मैं उसको माल, पर बिलिंग में पूरी 10,000 की एक साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर एक साथ दिया। अब पहले 2,000 आई, बिल आ गया, दूसरी 2,000 आई, बिल कितने का आ गया 10,000 का, 5 बिल नहीं बना है, बिल
पर माल टुकड़े टुकड़े में जा रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि माल इतना बड़ा होता है कि टुकड़े टुकड़े में ही भेजना पड़ता है। नहीं समझे? अब एक बड़ी मशीन है जिसको एक साथ एक ट्रक में ले जाया नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, उसको डिसअसेंबल करके 5 अलग अलग टुकड़ों में भेजेंगे। तो अभी एक टुकड़ा पहुंच गया, पर अभी एक टुकड़ा अभी भी रास्ते में ही है, एक टुकड़ा तो अभी निकला ही नहीं है। तो मुझे बताओ इस केस में आईटीसी का क्या करें? देता है आ रहा है उतना उतना? बिल्कुल भी नहीं। डिपार्टमेंट बहुत हार्श है। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाए तब तक हम आपको आईटीसी लेने देंगे। तो पहली चीज, यहां पे डिपार्टमेंट ने 1% भी दया नहीं करी है। उन्होंने बोला है आईटीसी कैन बी अवेल्ड ओनली ऑन रिसीट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट और लॉट। आईटीसी सिर्फ तब मिलेगा जब आपको आपके गुड्स का आखिरी इंस्टॉलमेंट आ चुका है। जब तक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा तब तक आप आईटीसी का वेट करो, बिल रखो अपने पास और इंतजार करो आखिरी कंसाइनमेंट के आने का। 10,000वीं क्वांटिटी जब तक नहीं आ जाती तब तक हम आपको उसकी आईटीसी लेने नहीं देंगे। सर अगर 8,000 ही है और उसके बाद 2,000 खराब हो गए रास्ते में, तो 2,000 पे छोड़ना पड़ेगा, फिर आप 8,000 ही ले लो, क्योंकि गुड्स लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड हो गए। तो 10 की मिलेगी कि 8 की मिलेगी? 8 की मिलेगी, पर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट आने के बाद मिलेगी। आगे बात समझ में? बढ़िया। लेकिन एक और चीज है सर 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 सर, सर अगर मान लो बिल्ड टू शिप मॉडल है, मैंने लाइन पहले बताई है आपको, नहीं बताई? बिल्ड टू शिप मॉडल मतलब बिल किसी और के नाम पे और भेजा किसी और को। ऑर्डर किसी और ने किया, राहुल ने ऑर्डर किया, लेकिन किसके नाम पे? याद है? भाभी के नाम पे। तो रिसीव करेगा कौन? भाभी। लेकिन आईटीसी कौन लेगा? लो अब यहां दिक्कत हो गई। राहुल को तो अभी गुड्स ही रिसीव नहीं हुए कभी। ऐसा जनरली होता कब है? जॉब वर्क में। पतंजलि ने रॉ मटेरियल खरीदा, पतंजलि ने रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन रॉ मटेरियल अपने लिए खरीदा कि अपने जॉब वर्कर के यहाँ भेजने के लिए खरीदा? खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, खुद की फैक्ट्री नहीं है, खुद का सिर्फ ब्रांड है, पर रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, हमारी क्वालिटी का खरीदते हैं और जॉब वर्कर को बोलते हैं चल इसको बना के दे। अब पतंजलि ने खरीदा रॉ मटेरियल और बोला कि इस रॉ मटेरियल को मेरे यहाँ मत भेजना, डायरेक्टली जॉब वर्कर की फैक्ट्री में भेज देना। अब बिलिंग किसके नाम पे होगी? मेरे नाम पे। पैसे कौन देगा? मैं। रिसीवर कौन हुआ? मैं। वो माल बनने के बाद बेचेगा कौन? मैं। लेकिन माल मिला तीसरे को, वो बनाएगा वो। इसको बोलते हैं बिल्ड टू शिप मॉडल। जॉब वर्क में यही होगा ना। अरे आप मुझे बताओ कि आप बैठे हो यहाँ पे, आपने दिल्ली के एक कपड़े वाले से बात करी कि यार मेरे को कपड़ा बहुत पसंद आ रहा है, ऑनलाइन मैंने देखा, ये आप पैक कर दो। कर दिया उसने। बोले कहाँ भेजना है? मेरे यहाँ मत भेजना, सीधे टेलर के यहाँ भेज दो, टेलर का एड्रेस दे रहा हूँ, उसको भेजना, उसके पास मेरा नाम है, वो बना के भेज देगा। अब है आपका सामान, कपड़े का पैसा आप दोगे, परचेज आप कर रहे हो, आईटीसी आप लोगे, पर सामान आपके हाथ में फिजिकली आया ही नहीं, डायरेक्टली किसके पास चला गया? थर्ड पार्टी के पास। तो ऑफकोर्स आईटीसी क्लेम वो करेगा कि मैं करूंगा। पैसे किसने दिए? मैंने। सॉरी, पैसे किसने दिए? मैंने। बिलिंग किसके नाम पे हो रही है? मेरे नाम पे। तो भैया आईटीसी कौन क्लेम करेगा? मैं। पर मेरी फैक्ट्री में तो कभी फिजिकली गुड्स रिसीव। यहां पे लग जाता है डीम्ड कॉन्सेप्ट। जिस दिन उस तीसरे के हाथ में माल आ गया, सरकार मान लेगी कि वो माल आपके हाथ में आ गया और आपको उस दिन आईटीसी मिल जाएगा जिस दिन थर्ड पार्टी के यहाँ पे माल डिलीवर हो गया है। तो इसको डीम्ड रिसीप्ट ऑफ गुड्स मान लिया जाता है, डीम्ड रिसीप्ट ऑफ सर्विसेज मान लिया जाता है। आपने लिया लेकिन आपने किसी तीसरे को दिलवा दिया, तो जिस दिन तीसरे को मिल गया उस दिन उसका आईटीसी आप क्लेम कर पाओगे। तो ये अपन एक और क्लॉज लेते हैं रिगार्डिंग बिल्ड टू शिप मॉडल। लिखिए, इफ गुड्स आर रिसीव्ड बाय थर्ड पर्सन, then ITC can be claimed
by receiver on the date of receipts of goods at third person premises. जिस दिन तीसरे के यहाँ पे आ जाएगा उस दिन रिसीवर उस गुड्स के ऊपर आईटीसी क्लेम कर पाएगा इन केस ऑफ बिल टू शिप मॉडल, क्योंकि इसमें बिलिंग एड्रेस अलग होता है और शिपिंग एड्रेस अलग होता है। कोई आपत्ति? बढ़िया। तो ध्यान रखना, गुड शुड बी रिसीव्ड। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ और ये बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, नॉट कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, कनेक्टेड टू दिस पॉइंट बट नॉट यूजफुल फॉर एग्जाम। आपने एक चीज सुनी है, मार्केट में बिल बिकते हैं। बिल बिकते हैं, बिल बिकते हैं मतलब कैसे बिकते हैं? मैं आपको ही बताएगा कैसे बिकते हैं। बिल दे दो, हाँ, तो उसको क्या फायदा है उसका? नहीं, मैं बताता हूँ, वो नहीं, वो वाले बिल नहीं, मैं बताता हूँ क्या। सुनना 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 चलो अपन एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आईपैड मैंने बिना बिल के ले लिया। एक एग्जाम्पल है ना, मैंने आईपैड बिना बिल के ले लिया। अब मुझे इसके आईटीसी लेनी है, तो मैं तो ले ही नहीं सकता क्योंकि इस आईपैड का मेरे पास बिल। अब मैं गया जेल रोड पे एक दुकान वाले के पास और दुकान वाले को बोला कि यार तू तो रेगुलरली आईपैड बेचता रहता होगा ये मॉडल का। बोले हाँ बेचता हूँ। किसको बेचता है? सर ऐसे ग्राहक आते हैं, बच्चे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, ये ले जाते हैं आईपैड। क्या वो तुमसे आईटीसी मांगते हैं? बोले नहीं सर, उनको बस बिल देना रहता है वारंटी के लिए, उनको आईटीसी से मतलब नहीं है। अब मेरे सामने ही एक आदमी सेम आईपैड उतने ही की प्राइस में ले गया और उस दुकानदार ने उसको बिल दे दिया, दिया वारंटी के लिए। अब मैंने उसको बोला एक मिनट यार, एक काम कर, उसको तो तूने बिल दे दिया, तो एक काम कर, तेरी वाली कॉपी में उसका नाम काट के मेरा नाम लिख दे और मेरा जीएसटी नंबर डाल दे। अब मेरे पास क्रेडिट आ गई उसकी। क्या आ गई? ऐसे बिल खरीदे जाते हैं। अब मेरे को 1 लाख के आईपैड पे 18,000 रुपये की क्रेडिट मिल गई। मैं उस दुकानदार को बोलूंगा तूने क्या किया? तेने तो बिल काटा ही था, तेरे को तो उसका टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट को, बस तू इस मिस्टर एक्स के नाम से ना काट के निखिल गोखरू के नाम से काट दे। उसको तो उतना का उतना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, पर मेरे को उस 18,000 रुपये क्या मिल गई? मैंने दुकानदार को हैंड टू हैंड 5,000 रुपये दे दिए, तो भी मेरे को 13,000 का फायदा, और दुकानदार को फोकट 5,000 का फायदा मिल गया। नहीं समझ रहे आप? उसको तो आपने जो मिस्टर एक्स आईपैड लेके गए, उन्होंने तो 18,000 रुपये की टैक्स दे दिया कि नहीं दिया उनको? वो 18,000 रुपये उनको गवर्नमेंट को देना है कि नहीं देना है? देना है। ये तो 18,000 उन मिस्टर एक्स से लिए और सरकार को दे दिए, पर मुझसे भी दुकानदार ने कितने रुपए ले लिए? 5,000। इसमें नुकसान किसका हुआ? सरकार का, क्योंकि जिस बिल पे आईटीसी नहीं क्लेम होनी थी उस बिल पे आईटीसी क्लेम। इस तरीके से इनवॉइस सेल किए जाते हैं। 5% पे, 4% पे, 3% पे। 5% पे इनवॉइस मिला है, मतलब अगर 18% वाला आइटम है और आपको 5% पे इनवॉइस दे दिया है, तो 1 लाख का बिल वो आपके नाम पे फाड़ेगा, आप उसे 5,000 रुपये देंगे और उस पर आपको 18,000 की आईटीसी मिल जाएगी, तो भी आपको नेट नेट कितने का फायदा है? 13,000 का। पर इन सब में एक ही प्रॉब्लम है, आपको फिजिकली वो वाला गुड्स तो कभी मिला ही नहीं। प्रॉब्लम पता है कब आएगी? जब आप वो बिल कॉपी अपने पास रखोगे और डिपार्टमेंट आगे ऑडिट करने, और जब उस इस आईपैड का आईएमआई नंबर उस बिल के आईएमआई नंबर से मैच करेगा, तब दिक्कत आएगी। तब तक नहीं आएगी। तब तक दिक्कत कब आएगी? जब ऑडिट होगा और ऑडिट में ये वेरीफाई होगा कि जो गुड्स का बिल है वो गुड्स तो आपके पास कभी फिजिकली आए ही नहीं, आपने कर दी ब्रीच ऑफ कंडीशन नंबर 4 एंड आपने आईटीसी जो क्लेम किया है वो गलत क्लेम किया है। पर वो प्रूव करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। कैसे प्रूव करें कि गुड्स आपको कभी रिसीव? उसके लिए आपके यहाँ आके चेक करना पड़ेगा, और वो हर दुकानदार के यहाँ तो पॉसिबल, और इसीलिए आज भी मार्केट में बिल धड़ल्ले से बिकते हैं, बिकते हैं। सर पैसा तो दिया ही नहीं मैंने उसको, मैं बैंक से लेके कैश में ले लूंगा। मैं उसको बोलूंगा ये मेरे नाम का यूपीआई कर देता हूँ, इतना अमाउंट मुझे वापस काय में दे दो, कैश में, तो ट्रांजैक्शन भी दिख गया। अब आप कैसे वेरीफाई करोगे? मैंने पैसा भी दिया, मैंने बिल भी लिया, है ना, मैंने टैक्स जमा भी कराया, वो रिटर्न में मेरा नाम डालेगा, मैं रिटर्न में उसके आईटीसी क्लेम करूंगा, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट है।
लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो गुड्स कभी मेरे नाम पे आए नहीं, गुड्स किसी और के थे, बिल सिर्फ मुझे किया गया। इस चीज़ को आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पा रहा है। अगेन तरीका यही है, या तो आप चेक करो ई वे बिल से कि वो माल कभी ट्रांसपोर्ट होकर उसकी प्रीमाइसेस तक पहुंचा भी या नहीं पहुंचा, पर वो तो तब हो पाएगा जब B2B हो, डिलीवरी हो रही हो। अगर कंज्यूमर गुड्स हो तो वहां पे तो आप ये भी नहीं पकड़ पाओगे ना। अब मेरे 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 आईपैड के चक्कर में थोड़ी ई वे बिल बनेगा, तो यहाँ पे कैसे वेरीफाई करेंगे? तो अभी भी ये बहुत बड़ी दिक्कत डिपार्टमेंट के साथ है, और मार्केट में धड़ल्ले से बिल बिक रहे हैं। आपको कितने के बिल चाहिए आप मेरे को बताना, ऐसे लोग व्यापारी बोलते हैं चाहिए आपको, मैं दिलवाता हूँ, 5% में ले लो, 4% में ले लो, 28% GST का 5% में ले लो आप बिल, क्योंकि उनको तो 5 ही बच रहा है ना, उनके लिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना 5 ही, जितना मिलेगा उतना ही फायदा ना उनके लिए। तो इस तरीके से मार्केट में बिल सेल होते हैं। जो बिल कंज्यूमर के नाम पे कटते हैं उनको बाद में जाके मॉडिफाई करके B2B में काट दिया जाता है और बिल मार्केट में बेच दिए जाते हैं। कंज्यूमर को तो ITC लेनी ही नहीं, तो कभी वेरीफाई नहीं हो पाएगा कि उसका बिल डला कि नहीं डला, उसकी जगह किसी और का नाम डाल दिया, करते हैं लोग। हाँ, कैसे तरीका हो सकता है? हाँ, वो तो फोन में हो गया, चलो IMI नंबर हो गया। हाँ, बिल पे लिखा रहता है, माना मैंने, लिख लिया, फोन में होता है। फोन के अलावा कितनी सारी चीजें इस पे, आज मैंने मान लो AC खरीद लिया, AC पे कौन सा बिल पे नंबर डला रहता है, और वो सीरियल नंबर डला रहता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट आके एक एक बिल का AC खुलवा के सीरियल नंबर चेक कर लेगा? प्रैक्टिकली ये सब चीजें फिजिबल नहीं है ना। डिपार्टमेंट को एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो ऐसे ही लगा दे, मतलब इतना मेहनत नहीं करनी पड़े। ये तो बहुत पसीना बहाना पड़ जाएगा डिपार्टमेंट को, एक एक के दुकानों में जा जाके क्या AC सीरियल नंबर चेक करेंगे क्या? हाँ, इतना टाइम नहीं ना, किस डिपार्टमेंट के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो दे नीड ए सॉल्यूशन जहाँ पे मार्केट में बिल बिकना बंद हो जाए। पर अभी तक उनको अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं मिला है, और आज भी मार्केट में बिल बिकते हैं। कोई दिक्कत जी? अब देखते हैं आगे। देखिए, नहीं, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और इतनी प्रैक्टिकल चीजें बताया जा रहा हूँ, और तुम बोल रहे हो ब्रेक चाहिए, फालतू बातें मत करना। पॉइंट नंबर 5, अरे इतनी मेरी गले की बैंड बची पड़ी है, उल्टा मेरे को गले का ब्रेक लेना चाहिए, मैं फिर भी ब्रेक नहीं ले रहा हूँ। नहीं लेना, मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है मेरे को। जी जी, डाउट क्या है बताइए? हाँ, पढ़ा रहे हैं जी। अब सुनना ध्यान से, अगली कंडीशन और बेहतरीन है, सुनो क्या। कंडीशन नंबर 5 बोलती है टैक्स on which ITC claimed should be paid to government। ये सबसे डेंजरस कंडीशन है, जबकि दिख सबसे आसान रही है। इतना ही तो लिखा है कि सरकार को टैक्स पे होना, ऑफ कोर्स सरकार को टैक्स जमा होगा तभी तो सरकार अगले को ITC देगी। कंडीशन जब पहली बार आई थी ना, जब मैंने 2017 में पढ़ा था पहली बार बैठ के, जुलाई के पहले, मार्च अप्रैल में जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था, तब मेरे को पता था जुलाई में लगा देंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं बैठ के पढ़ रहा था तो मेरे को ये कंडीशन बड़ी आसान लगती थी। सही तो बात है यार, मैं सलोनी मुझे टैक्स देगी तब जाके तो मैं पलक को उसका क्या दूंगा, ITC। गलत क्या है? पर मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ, जब प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बहुत खतरनाक रियलाइज हुए इसके। अब मैं बताता हूँ क्या। सलोनी ने पलक को माल बेचा, पलक से 1,18,000 रुपए ले लिए, और पलक ने इसकी 18,000 की क्या क्लेम कर ली, ITC। ये 18,000 रुपए सलोनी को किसको भरने चाहिए थे? सलोनी ने भरे ही नहीं। सरकार ने बोला क्यों रे, ITC लेके रखा, हटा। पलक को मना कर दिया, बोले तुम 18,000 के ITC नहीं ले सकते। अब पलक बोल रही 1 मिनट, मैंने तो पूरे पैसे दे दिए, पर किसको दिए मैंने? इनडायरेक्ट टैक्स और RCM नहीं है, NCM है। RCM में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत क्या है? और 99% तो NCM ही ना, RCM तो 20-25 केसेस में, बाकी सब जगह NCM लगता है। आज पलक को चाहिए 18,000 की ITC, और वो 18,000 रुपए पलक तो सलोनी को दे चुकी है, लेकिन सलोनी पलक का फोन ही नहीं उठा रही है। पलक बोल रही कि अरे वो बिल नहीं डाला तूने, मेरे पास आगे डिपार्टमेंट वाले 18,000 वापस कर। सलोनी बोलते आप कौन? प्रैक्टिकली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। द प्रॉब्लम इज, एक
बायर कैसे इंश्योर करे कि सेलर ने बिल जीएसटी वालों को डाला भी है या नहीं डाला है? सेलर ने अपना रिटर्न भरा होते समय पलक का बिल डाला है कि नहीं डाला है? सलोनी चोरी कर ले और 18,000 रुपये लेके पूरा का पूरा जेब में भर ले तो पलक कर क्या लेगी? पुलिस वालों के पास जाएगी 18,000 के लिए। वो 18,000 के लिए पुलिस वाले पहले तो बोलेंगे कि ये केस तो एमपी का है, हम तो छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। अब 18,000 रुपये के लिए क्या पुलिस छत्तीसगढ़ से एमपी जाएगी? जाएगी क्या? क्या होगा? कोर्ट में जाएगी सर 18,000 रुपए के लिए। पलक कोर्ट केस करेगी क्या? 4 साल लड़ेगी क्या? नहीं। क्या करेगी? और क्या क्या? मैं ये बोल रहा हूं पुलिस वाले 18,000 वसूलने के लिए 25,000 खर्चे करवा देंगे आपसे। पुलिस वाले बोलेंगे पहले हमको 25 दे तो हम 18 दिलवाएं तेरे को। वो भी अलग बात है। पुलिस वाले बोलेंगे हमारे पास क्या केसेस कम है जो तुम्हारे 18,000 के केस के लिए हम दिमाग लगाएंगे? नहीं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है बायर के पास कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं है, लेकिन बायर को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर दी गई कि सेलर बिल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है आप देखो। इस साल इसके चक्कर में 4 साल तक बहुत डिस्प्यूट हुए बिटवीन ट्रेडर्स, बिटवीन दी डिफरेंट बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट। ट्रेडर्स बोलते हैं हमारे को पावर क्या दी है? क्या पलक सलोनी की कॉलर पकड़ के बोल सकती है कि 18,000 दे रही कि नहीं दे रही? नहीं बोल सकती। आज अगर पलक ने हाथ उठा दिया उसके ऊपर तो 18,000 तो कहाँ जाएंगे? पलक को अलग जेल में डाल देंगे। क्यों? आप पैसे के लिए किसी को मार थोड़ी सकते हो। आप केस करो, मारना थोड़ी अलाउड है। मार दोगे तो नॉन अवेलेबल पनिशमेंट हो जाएगा। 18,000 के चक्कर में ये जेल भुगतेगी। पॉइंट ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय ये सोच के कि सामने वाला आदमी अच्छा होगा और भर देगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब इस केस में बड़ी बड़ी कंपनीज एक काम करने लग गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। सर मैं वेरीफाई कैसे करूं कि सलोनी ने टैक्स भरा है या नहीं भरा है? पलक का बिल सलोनी ने अपलोड किया है कि नहीं किया है वो मैं वेरीफाई कैसे करूं? अब सुनना, इसका पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है गवर्नमेंट ने। सुनना, सलोनी एज ए सप्लायर अपने इनवॉइसेस अपलोड करती है एक फॉर्म में जिसका नाम है GSTR-1। क्या नाम है उसका? GSTR-1। इसमें सलोनी को पलक वाला बिल अपलोड करना पड़ेगा 11 या 13 तारीख को। 11 या 13 तारीख को। अभी तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पूरा टाइमलाइन समझ में आ जाए। अब 11 या 13 तारीख तक आपको सलोनी को पलक का बिल जीएसटी वालों को डिस्क्लोज करना है इन फॉर्म नंबर GSTR-1। अगर उसने ये डिस्क्लोज कर दिया तो इसका इंटीमेशन पलक तक पहुंच जाएगा। इसमें 14 तारीख को एक फॉर्म जनरेट होगा GSTR-2B। इसके अंदर ये अपने आप भरा जाएगा, मतलब ये पलक नहीं भरेगी। इसमें अपने आप दिखेगा पलक को कि मैंने जिससे माल डाला है उसने मेरे बिल डाले कि नहीं डाले, और पलक उसी बेस पे ITC क्लेम करेगी। अगर सलोनी ने मेरा बिल अपलोड नहीं किया है तो मेरे GSTR-2B में वो बिल नहीं दिखेगा, और अगर मेरे GSTR-2B में बिल नहीं दिखा है तो मैं इस महीने उसकी ITC क्लेम नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स बना लो, पर आपको पहले बताओ सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया। मैं इसको पूरा ऑनलाइन भी दिखाऊंगा कैसे होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ उसका एक थियोरेटिकल पार्ट समझ रहे हैं। फिजिकली दिखाऊंगा मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल पे ले जाके, बाद में भी दिखाऊंगा। अभी दिखा दूं? अभी तारीख क्या हो रही है आज? 17। मेरा खुद का GSTR-2B बन गया होगा, है ना। मैं चेक करता हूँ कि मेरे 2B में इस बार कोई परचेज रिफ्लेक्ट हो रही कि नहीं हो रही। देखो iPad तो इस महीने खरीदा है तो ये तो अगले महीने दिखेगी।
पिछले महीने मैंने कुछ परचेज करी होगी अगर जीएसटी वाली, तो मेरे को इस महीने के 2B में दिखनी चाहिए। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने कुछ 2B में परचेज अगर करी है तो उसके आईटीसी में इस बार क्लेम कर पाऊंगा। मैं ट्राई करता हूँ 1 मिनट, पर मेरे को तो मेरा जीएसटी नंबर ही याद नहीं आ रहा है। नहीं नंबर नहीं, ओ पासवर्ड 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 क्या डाला था मैंने, 1 मिनट, टाइम लग जाएगा फॉरगेट करने में। चलो इसको ब्रेक समझ लो, इसको ब्रेक समझ लो, है ना, ये ब्रेक चल रहा है आपका, कहीं जाना नहीं है पर ये ब्रेक चल रहा है, बैठे रहो, टाइम पास करवा रहे हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, उसके लिए भी समझाना पड़ेगा बहुत कुछ। मेरे को पासवर्ड देखना पड़ेगा मेन तो यार, पासवर्ड मेरा सेव तो है लेकिन यहाँ नहीं है। मेरे को फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी सेकेंड, फॉरगेट पासवर्ड करके इसका ओटीपी लेके इसको रीसेट कर देता हूँ। हो गया। अरे यार,
ओके, सो देखिए हो गया है मेरा पासवर्ड और मैंने कर दिया है लॉगिन। अब आप देखिएगा कि कैसे मैं चेक कर सकता हूं कि मैं इस महीने कोई आईटीसी क्लेम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। मैंने बताया GSTR 1 तो मैंने भर दिया है, पर वो तो मैंने जो इन्वॉइसेस आगे जनरेट किए होंगे उसके लिए मैंने GSTR, मैंने जो खरीदा होगा उसकी मुझे आईटीसी लगती मिलेगी। अब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रिटर्न्स में, और रिटर्न डैशबोर्ड पे जाऊंगा, रिटर्न डैशबोर्ड पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके, अभी मैं दिसंबर मंथ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जनवरी में तो खड़ा हूँ, तो दिसंबर मंथ में देखो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2B, दिख रहा है 2B, ऑटो पॉपुलेटेड ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर दी मंथ। अगर मैंने, मुझे याद नहीं है एक्चुअली कि दिसंबर में मैंने कोई जीएसटी वाला बिल लिया था कि नहीं लिया था, पर अगर मैंने जीएसटी वाला बिल लिया होगा और उसने सामने वाले ने इसका GSTR 1 उसका भर दिया होगा, तो मुझे GSTR 2 में अभी दिख जाना चाहिए। मैं देखता हूँ कि मैंने पिछले महीने कोई दिसंबर में परचेज थी किस्मत से मिल गई एक 46 रुपीज़ की परचेज 46 की नहीं हो, 46 का टैक्स है। ये एक्चुअली है क्लियर ट्रिप से कोई टिकट कराया होगा मैंने उसकी, तो क्लियर ट्रिप का टिकट कराया होगा, तो उसकी 304 रुपए के इनवॉइस पे 46 रुपए का जीएसटी लगाया, 46। उस 46 रुपीज का मुझे क्या मिल गया है, आईटीसी। अब मैं ये बिल देख के इस महीने आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, है ना। 45 रुपए की पार्टी लेनी है तुमको, ले लो, अभी ले लो, ठीक है, बढ़िया। तो 45 रुपीज का मेरा एक कोई इनवॉइस था, वो एक्चुअली क्लियर ट्रिप पे ऑलरेडी डला हुआ था मेरा जीएसटी नंबर, तो मैंने टिकट कराया होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो पॉपुलेट हो गया। जैसे मेरा अमेजॉन पे, गो आईबीओ पे, क्लियर ट्रिप पे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर डला रहता है मेरा, तो अपने आप ही टिकट कराया, तो उसने, अब मेरे को लेनी कि लेनी मेरी चॉइस है। मेरे को लगता है नहीं ये मेरा पर्सनल ट्रिप था तो मैं इसके आईटीसी छोड़ सकता हूँ, पर वो तो मैंने जहां जहां जीएसटी नंबर डाला होगा और जिसने मेरे नाम से बिल काटा होगा वो सब यहाँ पे मुझे 2B के अंदर दिखता चला जाएगा, और जितना इतना दिख रहा है उसकी मैं क्या क्या कर सकता हूं, आईटीसी क्लेम कर सकता हूं। तो जब तक आप, सामने वाले ने GSTR 1 नहीं भरा आपके नाम का और सामने वाले ने आपका बिल GSTR 1 में अपलोड नहीं किया और आपके यहाँ पे वो 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ, तब तक ये वेरीफाइड नहीं है कि उसने टैक्स जमा कराया, नहीं कराया होगा। अरे उसने आपके नाम से बिल नहीं डाला तो यही मानेंगे कि आपका वाला टैक्स बिल तो हजम करके बैठ गए, या हो सकता है अगले महीने डाल दे, पर कम से कम इस महीने हम आपको आईटीसी लेने नहीं देंगे, क्योंकि आपके नाम का बिल सामने वाले ने, मतलब क्लियर ट्रिप वाले अगर ये बिल छोड़ देते मेरे नाम का तो मैं इसके आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता था। और इतनी बड़ी कंपनी ऐसी गलती करती नहीं है, पर कभी हो जाए तो अगले महीने देखता, क्या पता अगले महीने हो जाए, नहीं हो तो मैं एक आध ईमेल लिख देता कि मेरा 46 रुपए का जीएसटी नहीं आ रहा है, दो प्लीज, है ना। पर अगर ये बड़ा अमाउंट हो तो मेरे को तो बेचैनी हो जाएगी ना। आज ये 40-50 हजार रुपए का जीएसटी होता, आज आईपैड पे बिल नहीं डाले हो सामने वाला, तो मेरा 20-25 हजार रुपए का जीएसटी होगा, तो मेरे को फिर जाके बात करनी पड़ेगी वहां पे कि भैया आपने मेरा बिल नहीं डाला है। पर अब ऑनलाइन में कैसे करोगे, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एंड इफ यू आर, इफ द बायर इज नॉट, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो आप क्या कर लोगे। पर एज पर द डिपार्टमेंट आप यही कर सकते हो कि आप जितने भी बिल लेके बैठे हुए हो इस महीने, उसमें से दो क्लासिफिकेशन कर लो, कौन कौन से 2B में अपलोड हुए हैं और कौन कौन से 2B में अपलोड नहीं हुए हैं। जो अपलोड हुए हैं उनका आईटीसी कैरी कर लो, जो अपलोड नहीं हुए उनका आईटीसी पोस्टपोन कर लो, अगले महीने अपलोड होंगे तब ले लेना। पर हम आपको सिर्फ उतने ही बिल के आईटीसी इस महीने लेने देंगे जितने के GSTR 2 में बिल अपलोड हुए हैं। पर साले इतने बड़े चोर है, आप सुनो क्या मैं बताता हूं, क्या सुनना, एक और क्लॉज आएगा। सरकार ने क्या कानून बना रखा है, सरकार को टैक्स मिल जाना चाहिए, है ना। अब सरकार ने एक लाइन बोली कि एक क्लॉज तो ये बोला कि तुम GSTR 1 अपलोड हो जाए, तुम्हारे 2B में दिख जाए, तो उसके हिसाब से तुम आईटीसी प्रोविजनली क्लेम कर लो। क्या लाइन बोली, प्रोविजनली, मतलब ये भी अभी श्योर नहीं है कि सही है कि गलत है। क्यों, क्योंकि सामने वाले ने सिर्फ अभी बिल चढ़ाया है, सामने वाले ने अभी तक टैक्स नहीं भरा है। मैं आपको बता दूं, टैक्स भरने का एक अलग रिटर्न होता है, जो कि टैक्स भरने का एक अलग रिटर्न होता है जो कि आदमी 11 और 13 को नहीं, 20 तारीख को फाइल करता है।
तो सलोनी ने पलक के नाम का बिल 11 तारीख को चढ़ा दिया। पलक ने 14 तारीख को उसके बेस पे आईटीसी भी क्लेम कर ली कि नहीं कर ली? कर ली, है ना। अब मैं एक मजेदार बात बताऊं, सलोनी ने उस महीने का जीएसटीआर 3 भी ही नहीं भरा। मतलब उसने पलक के नाम का बिल तो चढ़ा दिया था और उसका टैक्स गवर्नमेंट को अभी पे। मतलब सोचो, पलक ने तो 2 भी देखते ही खुश हो गई, मेरा बिल चढ़ गया, मेरा बिल चढ़ गया, मैं आईटीसी ले लेती हूँ। आईटीसी ले लिया। यही तो बात है। अब सुनो, पलक को दिख गया कि मेरा बिल वहां पे चढ़ा दिया गया है, पलक ने उसके आईटीसी भी क्लेम कर ली। सलोनी ने उस महीने का जीएसटीआर 3 भी नहीं भरा। अब सुनो तो मेरे को बोलने दो यार, मेरे को स्टोरी लाइन। अरे आगे एक काम करो, फॉरवर्ड कर दो मेरे को, है ना, स्किप कर दो मेरे को, ठीक है। चले, अब मेरी बात सुनो। ये वीडियो की इतनी आदत हो गई ना, स्किप करो। अरे बोलने तो दो, माहौल बनाने दो। अब पॉइंट क्या सुनो, पॉइंट ये है कि अब पलक ने आईटीसी क्लेम करके यूज भी कर ली और टैक्स भर दिया। सलोनी ने पलक के नाम का बिल तो चढ़ा दिया, लेकिन सलोनी ने उस महीने का रिटर्न ही नहीं भरा और इस चक्कर में वो टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक, सिस्टम गवर्नमेंट को देगा एक अलर्ट कि पलक ने जो 2B के अंदर आईटीसी ले रखी है सलोनी की, वो टैक्स आपको आया ही नहीं और हमने प्रोविजनली पलक को लेने के लिए हाँ कर दिया था 2B देख के। अब नोटिस आएगा सलोनी को, नहीं किसको? पलक को। सलोनी को तो आएगा ही आएगा कि तुमने टाइम पे रिटर्न नहीं भरा, लेकिन नोटिस पहले किसको आएगा कि आपने जो सलोनी की आईटीसी ले रखी है ना 2B देख के, सलोनी ने वो टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को जमा, तो जो आईटीसी आपने ले ली थी और यूज कर ली थी वो वापस दो ब्याज के साथ। किसके साथ? ब्याज के साथ वापस दो। पर पलक को एक्चुअली ब्याज कब लगेगा, कब से लगेगा, वो सारी बातें अपन करेंगे। पर अल्टीमेटली अगर 2B फाइल होने के बाद 3B फाइल नहीं होता है, तो इसका मतलब एक चीज हो गई कि परचेजर सिर्फ 2B के भरोसे नहीं रह सकता, क्योंकि 2B के हिसाब से अगर उसके बिल अपलोड हो गए हैं तो श्योरिटी नहीं है। बाद में जाके हो सकता है कि नोटिस मेरे को आ जाए और नोटिस में क्या लिखा हुआ आ जाए कि तुमने जो आज से 6 महीने पहले 2B देख के क्लेम करी थी आईटीसी, वो टैक्स हमको आज तक भी, तो चुपचाप जो आईटीसी ली थी वो कर दो। अब ये नोटिस आपको 9 महीने बाद आया, सोचो, आ सकता है 9 महीने बाद भी आ सकता है, क्योंकि सरकार सलोनी का भी तो वेट करेगी। सरकार वेट तो करेगी ना, सलोनी अपलोड कर दे, किया ही नहीं तो सरकार उसके बाद नोटिस देगी कि सलोनी ने उसका टैक्स हमको जमा नहीं किया। अब नोटिस आया तो उसको 9 महीने 8 महीने बाद जाके नोटिस आया, इसको आज रिवर्सल करना पड़ेगा। अब सलोनी को ढूंढने जा रही है, सलोनी भी नहीं मिल रही है, और सलोनी ने तो 2B देख के पैसा भी पूरा दे दिया। सलोनी ने तो 2B देख के पैसा भी पूरा दे दिया। मतलब एक चीज है, 2B में पसंद आ गई, सगाई कर ली, फाइनल नहीं है कि शादी होगी, सगाई भी टूट सकती है ना। अरे शादी भी टूट सकती है। अरे होता है ना, जैसे अब कोई सारे केसेस मैंने सुने, 1 करोड़ रुपए की शादी करी, 15 दिन में शादी टूट गई। मेरा तो बताया एक लॉजिक, आपको एक लॉजिक बताओ मैं क्या होना चाहिए। 1 साल तक कोर्ट मैरिज करके साथ में रहो, फर्स्ट एनिवर्सरी या सेकेंड एनिवर्सरी पे ग्रैंड शादी करो। एक करोड़ रुपए घर वालों के कर दिए बर्बाद, और 1 साल के अंदर आप शादी तोड़ दी है। अब आप सेकंड शादी में थोड़ी 1 करोड़ खर्च करेंगे। लॉजिक, और आजकल तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो बेटर तो ये है कि कोर्ट मैरिज करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ लिव इन में, कोर्ट मैरिज करो, शादी करके रहो, फर्स्ट एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करो ना शादी। साला तुम पहले खाना खा लेते हो, फिर टूट जाती शादी। हम शादी सेलिब्रेट कर नहीं पा रहे हैं और लोग खाना खा के चले गए, ठीक है। हाँ हाँ, तो ये तो गलत है ना। यस, चले। हाँ
अब्बा नहीं मानेंगे, ये बात सही है। अब्बा अम्मी जान नहीं मानेंगी, ये दिक्कत है। हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि अरे जब लोगों के साथ होगा और जब पता चलेगा 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वापस वहीं की वहीं जीरो पे, तो फिर अब्बा भी मानेंगे। ठीक है, चले तो आते हैं मुद्दे पे। और पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि अभी तो अपन एक कंडीशन पढ़ रहे हैं कि 2B में अपलोड हो जाना चाहिए। एक कंडीशन और है, 2B में अपलोड हो जाने के बाद टैक्स हो सकता है जमा ना हो, और अगर टैक्स जमा नहीं हुआ है तो आपको आईटीसी वापस रिवर्स करनी पड़ेगी, और हम जो टाइम देंगे उस टाइम में आपने आईटीसी वापस नहीं करी तो हम आपसे उसका क्या ले लेंगे, ब्याज भी ले लेंगे। वो क्लॉज अलग है। पहले ये क्लॉज तो समझ लो। पहला क्लॉज क्या बोलता है? टैक्स जमा होने का पहला प्रूफ क्या है? पहला प्रूफ क्या है कि सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में अपलोड किया होगा, तो आपके यहाँ कहाँ दिखेगा जीएसटीआर? पहले ये वाली कंडीशन अपन प्रॉपर्ली लिखते हैं, फिर उस कंडीशन पे भी आते हैं। ये सब अमेंडमेंट है, ये सब अमेंडमेंट का पार्ट चल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मॉड्यूल से भी एक बार रेफर करवा दूंगा, पर पहले इसको लिखवा देता हूँ। लिखिए पॉइंट, पॉइंट लिखिए। ये डायग्राम बना लीजिए पहले, और डायग्राम बना के पॉइंट लिखिए। ऊपर का तो लिख लिया होगा ना? ये लिख लिया? ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए। ओके, अब मेरी बात सुनना। ये नोट कर लिया क्या? जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 कंडीशन है, वो मेरे को लिखवानी है, फटाफट इसको नोट कीजिए। मेरे को लग रहा था कि आज ये सेक्शन 16 कंप्लीट हो जाएगा, पर अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। थोड़ा सा स्लो है। हाँ, पर मेन 2 ही सेक्शन है, 16 और 17 ही मेन है। 18 बहुत ईजी है। मेन 16 और 17 ही, जिसके ऊपर आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। 18 बहुत ईजी है उसके सामने। ज्यादा नहीं है, इजी है बहुत, सब आ जाएगा समझ में। जेसीआर वन अभी नहीं यार, अभी क्यों दिखाऊं? उसमें मेरे बिल दिख जाएंगे ना तुमको, वो नहीं दिखाने ना मेरे को। सही बात है। जीएसआर वन दिखाऊंगा मैं आपको, जब अपन रिटर्न्स पढ़ेंगे तब मैं आपको जीएसआर वन भी पूरा दिखाऊंगा कैसा होता है। सही बात है। चलिए, ओके देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। क्लॉज अब क्या है आगे सुनिएगा ध्यान से। क्लॉज लिखिए सबसे पहले। क्लॉज है, समझ में तो आ गया सब लोगों को? तो क्लॉज ये है कि जो भी, हाँ आईएफएफ भी आगे जाके पढ़ेंगे अपन। लिखिए डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट शुड बी अपलोडेड, इसी कंडीशन के अंदर चल रहे हैं अपन, अपलोडेड बाय सप्लायर इन
GSTR 1 और एक और लिखना IFF, ये अपन बाद में पढ़ेंगे IFF क्या होता है। ये GSTR 1 का एक सब्स्टिट्यूट फॉर्म होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब इसकी जगह एक दूसरा होता है। IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF। Details of invoice and debit note should be uploaded by supplier in GSTR 1 and reflected in GSTR 2B of receiver। ये है पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन। टैक्स पेड का पहला प्रूफ है, लेकिन ये अकेला प्रूफ नहीं है, अभी एक और आएंगे। एक तो ये हो गया कि आप 13 तारीख को 14 तारीख को कैसे ले लोगे, 2B देख के। 2B में है तो क्लेम कर लो, 2B में नहीं है तो क्लेम मत करो, अगले महीने वेट करो। जैसे हो गया था अभी एक बार मेरे साथ, नाटक में एक इन्वॉइस दिया था सितंबर में, बट किसी कारण से मैं भूल गया वो इन्वॉइस सितंबर महीने के रिटर्न में डालना। तो मेरे पास फ़ोन आया अकाउंटेंट का कि सर आपका वो बिल दिख ही नहीं रहा है 2B में। तो मैंने बोला अरे यार मैं भूल गया, फिर मैंने उसको अक्टूबर में डाल दिया और अक्टूबर में उनको 2B में दिख गया, तो उन्होंने उसकी ITC कब ले ली, अक्टूबर में। अल्टीमेटली सितंबर में नहीं ले पाए, पर कब ले ली, अक्टूबर में। तो कभी ऐसा हो जाता है कि आपको इन्वॉइस भूल जाए किसी का डालना, ह्यूमन एरर है। तो इस केस में फिर आप उसका इन्वॉइस जब भी अपलोड करोगे तब अगले बंदे को उसकी ITC मिल जाएगी 2B के हिसाब से। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, सलोनी 30 मार खा निकली। सलोनी ने पलक को बोला था कि 2B में डालूंगी मैं, तभी पैसे देना। सलोनी ने 2B में डाल भी दिया, 1 में डाल दिया और पलक से पैसे भी ले लिए। अब पलक ने देखा कि भैया मैं तो ITC लेके बैठी हूँ, बराबर है, सब ठीक है, 2B में दिख भी गया। अब क्या हुआ, पीछे ही पीछे सलोनी और सरकार के बीच में क्या चल रहा था मैं बताता हूँ। सरकार सलोनी को नोटिस दिए जा रही है कि सलोनी तुमने 2-1 तो भर दिया, उस महीने का 3B नहीं भरा, भरो। अभी तक पलक को कुछ भी नहीं पता है। फिर सरकार और नोटिस दी जा रही है, पलक भर ही नहीं रही है। इस बात को पता है कितने महीने निकल गए, सुनना कितने महीने निकल गए, कितने महीने निकल गए। साल खत्म होने से, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, साल खत्म, साल खत्म होने के बाद 6 महीने और निकल गए, तब तक भी उस महीने का रिटर्न सलोनी ने नहीं भरा। अब आएगा पलक को नोटिस कि पलक बेटा तुमने एक लिया था ITC पिछले साल दिसंबर महीने में सलोनी के बिल का। बोले हाँ मैं तो 2B में देख के लिया था। बेटा उसका टैक्स हमको आज तक नहीं आया है। सलोनी मैं क्या करूं? बोले नहीं, टैक्स शुड बी पेड टू दी गवर्नमेंट, अदरवाइज वी विल कैंसिल योर ITC। सो नाउ पलक नीड्स टू रिवर्स दैट ITC विथ इंटरेस्ट, विथ ब्याज। सो ये है इसकी कंडीशन नंबर 2। ना केवल 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, 2B में रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ सरकार के पास में एक्चुअली पहुंच भी जाना चाहिए। तो लिखिए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर B हो गई इसकी। मैं ही तो बोल रहा हूं, इतने हार्श प्रोविजन है कि सरकार बायर सेलर को देख ही नहीं रही है। वो तो उसका इतना सेल्फिश है, वो सिर्फ अपना देख रही है कि हमको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, लिखिए इफ टैक्स पेयर, सॉरी टैक्स पेबल corresponding to ITC availed is not paid by the supplier, it means supplier didn't file GSTR 3B for that month till 30th September of succeeding financial year। मतलब जिस महीने का बिल है
उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से 6 महीने बाद तक भी सलोनी ने वो बिल अपलोड नहीं किया। सरकार ने इतना मौका दिया था उसको, चल कोई बात नहीं, गलती हो गई ना तो अभी भी अपलोड कर दे, अभी भी कर दे, अभी भी कर दे, तब तक हम पलक को कुछ नहीं बोलेंगे। उसके लिए है, वो नोटिस देंगे, उनका कंप्लायंस बराबर होगा। पर नहीं भरा तो, नहीं भरा तो इस केस में कब तक, सक्सीडिंग ईयर मतलब अगले साल के सितंबर तक नहीं भरा, देन आईटीसी shall be reversed. ITC shall be reversed till, अब पलक को कब तक रिवर्स करनी है, till 30th November of succeeding financial year। मतलब एक्चुअली क्या होगा, 30 सितंबर तक तो पलक को कोई नोटिस ही नहीं जाएगा, फिर जाएगा पलक को नोटिस कि भैया उसका तो टाइम निकल गया, उसने तो नहीं भरा, अब तुम रिवर्स करो। तो तुमको भी थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए ना रिवर्सल करने के लिए। तो इस केस में आपको रिवर्सल करने के लिए टाइम मिला है, कब तक का, 2 महीने मिल गए। अब मैं वही बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट का क्लॉज कहाँ से लगेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को समझने की है। अपन उस पर आते हैं। However, if the supplier does not furnish return of 3B till 30th September, then ITC on respect of such invoice is required to be reversed before 30th, till or before 30th November of the succeeding financial year। अब इसमें क्लॉज पढ़ना है कि इंटरेस्ट कब से लगेगा। एक मिनट, आपके इसमें एग्जाम्पल में लिखा होगा कि उन्होंने उसको सेक्शन 50 का रेफरेंस दिया है, पर कहीं तो लिखा होगा ना विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 लिखा है, लेकिन इंटरेस्ट अपने पे कब से लगेगा वो नहीं लिखा है ना। हाँ, इंटरेस्ट उस दिन से लगना चालू हो जाएगा जिस दिन से आपने आईटीसी यूटिलाइज कर रखी है। मतलब वो आईटीसी अगर आपने, पलक ने वो पड़ी रहती थी तब तो ठीक है, लेकिन अगर पलक को क्या बताओ तो यूज करके बैठी होगी। पर देखो एक चीज समझ, इंटरेस्ट कभी भी पेनल्टी नहीं होता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आपका पैसा आपका नहीं था पर आपने अनइंटेंशनली भी उसको यूज कर लिया, तो भी सरकार बोलती तुमने यूज तो कर लिया ना, तो अब मुझे उस यूज करने का ब्याज दो। तो इंटरेस्ट इज नॉट फॉर कि आपका इंटेंशन था कि नहीं था, इंटरेस्ट इज फॉर कि आप पैसा यूज करके बैठे हो। तो अगर सलोनी वो पैसा यूज कर लेती है जो उसने, सॉरी पलक जो आईटीसी गलत ले ली थी वो यूज कर लेती है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि गलत ले रखी है, तो भी आपको 18% पर एनम की रेट से ब्याज देना पड़ेगा। कब तक का, जब तक वापस रिवर्स नहीं कर ले तब तक था। फॉर एग्जाम्पल दिसंबर का बिल है, दिसंबर का आईटीसी लेके क्लेम करा, चलो मार्च में उसकी आईटीसी यूज कर ली कहीं और, तो अप्रैल से लेके मार्च तब से यूज करी, वहां से लेके जब तक अभी अक्टूबर नवंबर में आके तब तक वापस नहीं करती, तब तक का देना पड़ेगा इसको ब्याज। 8 महीने भी हो सकते हैं, 7 महीने भी हो सकते हैं, 9 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और पुराना बिल हुआ तो 15 महीने भी हो सकते हैं, पर आपको उतने महीने का ब्याज देना पड़ेगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईटीसी शैल बी रिवर्स टिल, अब यहां पे लिखना सच रिवर्सल, सॉरी इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम नहीं, shall be required to be paid from date of utilization of ITC till its reversal। सेलर को जो लगेगा वो अलग लगेगा, सेलर की कार्रवाई अलग चल रही है, सेलर पे पेनल्टी इंटरेस्ट जो लगेगा बात की बात है। बात वो है कि उसकी डिमांड पता नहीं कब भराएगी, 4 साल 5 साल 3 साल कोर्ट केस चलेगा, जो भी होगा बात की बात है। अभी मुद्दा आ रहा है कि आप जो लेके बैठे हो अभी तो गलत हो गया ना,
चोरी का फोन अगर आपने अच्छे इंटेंशन के साथ भी खरीद लिया तो भी है, तो टाइटल ही खराब हो गया ना आपका। टाइटल खराब है तो वो फोन आप होल्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है, आईटीसी का टाइटल ही खराब है। बोनाफाइड बायर इट डजंट मैटर। वहां पे भी अगर मान लो चलो इलीगल कोई काम है और आपको नहीं पता था और आपके पोजीशन में मिल गया, तो चीज रख थोड़ी सकते हो आप, वापस तो करनी पड़ेगी ना आपको। यू विल नॉट बी चार्ज विथ एनी पेनल्टी बिकॉज यू डोंट हैव एनी बोनाफाइड इंटेंशन, बट द पॉइंट इज यू कैंट होल्ड दैट थिंग ना if it is illegal. So you can't claim ITC if tax is not paid. So of course you need to reverse that ITC with applicable interest rate at the rate 18%. वो भी कब से यूज करने से लेके रिवर्सल तक का। पर अगर 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 सलोनी फाइनली टैक्स जमा करा दे, कब? नवंबर में मैंने रिवर्स कर दिया उसके, तो पलक रिवर्स किया हुआ आईटीसी वापस ले सकती है, पर इंटरेस्ट वापस नहीं किया जाएगा। मतलब इफ सच रिवर्स्ड आईटीसी, सॉरी, इफ सच रिवर्स आईटीसी नहीं, इफ सप्लायर uploaded that invoice later after reversal, then receiver can re-avail such ITC which was reversed. That is the clause. इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि आपको आईटीसी अब लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप टैक्स हमको मिला है। अब आप पहले से लेके बैठे और यूज भी कर लिया, तो आपने 6 महीने जो हमारी आईटीसी गलत यूज कर ली, हम आपको उसका ब्याज देने का बोल रहे हैं। नहीं ले रहा हूं मैं, तो ऑफकोर्स मेरे को इंटरेस्ट वापस, टैक्स ही मिलेगा वापस, ब्याज वापस मुझे थोड़ी मिलेगा, वो तो गया जो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। डेट्स याद रखना, इसमें डेट्स याद रखना। एक मिनट, डेट्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, डेट्स। तो अब मुझे बताओ, एक मिनट, डेट्स ये नहीं, मैं बता दो कहानी कहां से चालू हुई। दिसंबर महीने में सलोनी ने पलक को बिल दिया, ठीक। सलोनी को 11 जनवरी या 13 जनवरी को GSTR1 में बिल डाल देना चाहिए था। सलोनी ने या तो डाला या नहीं डाला। अगर नहीं डाला तो पलक उसका आईटीसी ले नहीं पाएगी, लेकिन मानते कि सलोनी ने GSTR1 डाल दिया। तो 14 तारीख को सलोनी ने इसकी आईटीसी क्लेम कर ली, यूज नहीं करी अभी, क्या कर ली? क्लेम कर ली। अब इस महीने का रिटर्न पलक ने भर भी दिया, सलोनी ने इस महीने का GSTR3 भी नहीं भरा। सलोनी तब से नदारद है, गायब है, नहीं भरा टैक्स, ठीक है साहब। अब पलक तो आईटीसी लेके बैठे हुए, इसको पता भी नहीं कि सलोनी गायब है, क्योंकि उसने तो 2B में देख लिया था, 2B के हिसाब से उसने क्लेम भी कर ली। अब कहानी यहाँ से चालू होती है कि सलोनी को जाएंगे नोटिस। अब डिपार्टमेंट कब तक फॉलो अप करेगी सलोनी का? ये साल था दिसंबर 2023, सितंबर 24 तक नोटिस जाएंगे सलोनी को, भर दो, जीएसटी कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा। अगर सलोनी ने सितंबर 24 तक वो 3B नहीं भरा, कब तक? तो हम देंगे इसको नोटिस। इसको कब तक भरना है? वो रिवर्स करना है आईटीसी नवंबर तक, नवंबर या उसके पहले, जब भी वो 3B रिटर्न भर रही है इसके पहले का, उसमें वो कर दे इसका आईटीसी पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। ब्याज भी दे दे, कब से कब तक का ब्याज दे दे? क्लेम कर दिसंबर में क्लेम किया था वहां से, कि मार्च में यूज किया वहां से? यूज किया वहां से, जब तक कि वापस से रिवर्स नहीं करे तब तक का क्या दे दे? ब्याज। ये हो गया, नवंबर भी खत्म। अब जाके दिसंबर 24 में सलोनी मिल गई और सलोनी ने इसका 3B भी भर दिया। अब बताओ
पलक को इसकी आईटीसी वापस मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी, लेकिन जो ब्याज भरा है वो वापस, ये है पूरा का पूरा क्लॉज रिगार्डिंग टैक्स शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट। अब मेरी बात सुनो, लिखो मॉड्यूल की मार्किंग, पहले मॉड्यूल की मार्किंग। ये जो पेज मैंने पढ़ाए हैं ये कौन कौन से पेजेस है मॉड्यूल में, एक बार आपको आज रीड करना है क्योंकि अमेंडमेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको रीड जरूर करके आइएगा। पेज नंबर 8.15 से, पेज नंबर 8.15 से आपको रीडिंग करना चालू करना है। और आपको रीड कहां तक करना है? पेज नंबर 8.23 तक, लेकिन उसमें एक पेज स्किप करना है, 8.21 को छोड़ना, वही पढ़ाना बाकी है मेरा। एक्सेप्ट 8.21, आप 8.15 से लेके 8.23 तक के सारे पेजेस और एग्जाम्पल्स पढ़ के आइएगा, तो हमारा अभी तक का जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अब ये तो हो गया रीडिंग। सर वो आईटीसी के 17.5 के क्वेश्चंस करने क्वेश्चन बैंक से, तो रुक जाओ, फिर आज इसको रुक जाओ क्योंकि मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी भी सबको प्रोवाइड कर दूं, उसके बाद ही आप सब लोग क्वेश्चन बैंक ले लो, उसके बाद अपन फिर क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस चालू करेंगे। तो अभी आप आज का टास्क है 8.15 से 8.23 तक का पेज पढ़ना, उसमें एक पेज आप छोड़ सकते हो 8.21, वो वाला क्लॉज मेरा पढ़ाना अभी बाकी है, बाकी पूरा का पूरा पढ़ के आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। कंपाउंड नहीं, हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी नहीं होता है टैक्स के अंदर। बिल्कुल ले लीजिए, थैंक यू।